नमस्कार बच्चों। आज हम आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में महत्वपूर्ण अवधारणाओं में परिवार की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। परिवार क्या है? आप सभी परिवार में रहते हैं। आप जानते हैं कि परिवार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। परंतु आज हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार के प्रकार, परिवार का अर्थ, परिभाषा की बात करेंगे। अब हम परिवार किसे कहते हैं? तो प्राणी शास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या है। समाज में परिवार ही अधिक महत्वपूर्ण समूह है। मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। संस्कृति के सभी स्तरों में, चाहे उन्हें उन्नत कहा जाए या निम्न, किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवार्यतः पाया जाता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ने ही परिवार को जन्म दिया। परिवार ही नवजात शिशुओं और स्त्रियों की देखभाल करता है। हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में रहकर होती है। यह भावनात्मक गच्छता का वातावरण प्रदान कर बच्चों के पालन पोषण में, उनके समाजीकरण, शिक्षण में योग देता है। यही नहीं बल्कि परिवार अपने सदस्यों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी योग देता है। तो परिवार का मानव के जीवन में सदैव महत्व रहा है। परिवार मानव के साथ प्रारंभ से ही है। मेलिनोवस्की के अनुसार परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। मर्डॉक ने 250 आदिम समाजों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई समाज ऐसा नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था की अनुपस्थिति हो। परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हम इसके अर्थ और परिभाषा की बात करेंगे। परिवार का अर्थ। फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से हुआ, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास हो। साधारण अर्थों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार शब्द का सही उपयोग नहीं है। परिवार में पति, पत्नी और बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक के अभाव में हम उसे परिवार न कहकर गृहस्थ कहेंगे। यह संभव है कि परिवार एवं गृहस्थ के सदस्य एक ही हों। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ भी है, किंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं है। परिवार की परिभाषाओं से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। विभिन्न विद्वानों ने परिवार को इस प्रकार से परिभाषित किया है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। डॉक्टर दुबे के अनुसार परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम 2 विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनमें संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। लूसी मेयर ने अपनी पुस्तक सामाजिक नरविज्ञान की भूमिका में परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा है, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इनके मूल रूप में दंपत्ति और उनकी संतान रहती है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानों ने परिवार को विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। परिवार एक समूह, एक संघ और संस्था के रूप में समाज में विद्यमान है। प्रत्येक समाज में परिवार के 2 पक्ष स्पष्ट होते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा प्रकार्यात्मक। अपने मूल रूप में परिवार की संरचना पति, पत्नी और बच्चों से मिलकर बनती है। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 प्रकार के संबंध विद्यमान होते हैं: पति पत्नी के संबंध, माता पिता एवं बच्चों के संबंध, भाई बहनों के संबंध। प्रथम प्रकार का संबंध वैवाहिक संबंध होता है, जबकि दूसरे और तीसरे प्रकार के संबंध रक्त संबंध होते हैं। इसी आधार पर परिवार के सदस्य परस्पर नातेदार भी हैं। स्पष्ट है कि एक परिवार में वैवाहिक एवं रक्त संबंधों का पाया जाना आवश्यक है। इन संबंधों के अभाव में परिवार का निर्माण संभव नहीं है। प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। परिवार का उद्देश्य यौन संबंधों का नियमन करना, संतानोत्पत्ति करना, उनका लालन पालन, शिक्षण एवं समाजीकरण करना एवं उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संरक्षण प्रदान करना है। इन प्रकारों की पूर्ति के लिए परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे होते हैं। परिवार की सांस्कृतिक विशेषता यह है कि परिवार समाज की संस्कृति की रचना, सुरक्षा, हस्तांतरण एवं संवर्धन में योग देता है। संक्षेप में हम परिवार को जैविकीय संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि और प्रजनन, समाजीकरण और शिक्षण आदि की सुविधाएं जुटाना है। अब हम परिवार की विशेषताओं की बात करेंगे। मैकाइवर एंड पेज ने परिवार की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सभी समाजों में पाई जाती हैं। पहले है विवाह संबंध। प्रत्येक परिवार विवाह के बाद ही अस्तित्व में आता है।
दूसरी है विवाह का एक स्वरूप। प्रत्येक समाज में विवाह का एक स्वरूप प्रचलित होता है, जो एक विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, बहुविवाह आदि कुछ भी हो सकता है। वंश नाम, परिवार में बच्चों के नामकरण की भी व्यवस्था होती है। बच्चे या तो पिता के नाम से जाना जाते हैं या माता के नाम से। अर्थव्यवस्था, प्रत्येक परिवार में अपने सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रिया अवश्य पाई जाती है। सामान्य निवास, प्रत्येक परिवार के सदस्य एक स्थान पर निवास करते हैं जिसे वे घर कहते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने परिवार की कुछ विशिष्ट विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। सार्वभौमिक, परिवार रूपी संस्था सभी कालों एवं सभी स्थानों पर पाई जाती है। भावनात्मक आधार, परिवार के सदस्यों में परस्पर भावनात्मक संबंध होते हैं, उनमें प्रेम, सहयोग, बलिदान एवं सहिष्णुता के भाव पाए जाते हैं। रचनात्मक प्रभाव, बच्चा परिवार में ही अच्छी और बुरी बातें सीखता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने में परिवार का प्रभाव सर्वोपरि है। केंद्रीय स्थिति, सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति है। कई परिवारों से मिलकर ही वंश, गोत्र, उपजाति, जाति, समुदाय एवं समाज बनता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, अन्य संघों एवं संस्थाओं की अपेक्षा परिवार का अपने सदस्यों के प्रति अधिक एवं महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। सीमित आकार, परिवार की सदस्यता जैविक होने के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होती है, अन्य संगठनों की तरह हजारों में नहीं होती। सामाजिक नियमन, प्रथाओं एवं परंपराओं द्वारा प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है और समाज व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देता है। परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति, संस्था के रूप में परिवार स्थायी है, आदिकाल से चला आ रहा है, किंतु संघ के रूप में व्यक्तिगत परिवार सदस्यों की मृत्यु होने पर समाप्त भी होते रहते हैं। अब परिवार के प्रकार क्या हैं? संख्या के आधार पर हम केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार और संयुक्त परिवार को देखते हैं। निवास के आधार पर पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, मातृ पितृस्थानीय और मामा स्थानीय परिवार। अधिकार के आधार पर पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। उत्तराधिकार के आधार पर पितृमार्गी परिवार और मातृमार्गी परिवार। वंश नाम के आधार पर पितृवंशीय, मातृवंशीय। विवाह के आधार पर एक विवाही, बहुविवाही। अब संख्या के आधार पर हमने केंद्रीय नाभिक परिवार देखा। सॉरी। इस प्रकार के परिवार आधुनिक औद्योगिक समाजों की विशेषता है। इस प्रकार के परिवारों में हमें परिवार का सबसे छोटा रूप देखने को मिलता है, जिसमें पति, पत्नी और उनके आश्रित बच्चे सम्मिलित रहते हैं। दूसरा हमने देखा संयुक्त परिवार। इस प्रकार के परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक ही घर में निवास करते हैं। संपत्ति सामूहिक होती है, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी से अवश्य बंधे होते हैं। एक है विस्तृत परिवार। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी और कुछ अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है निवास के आधार पर। पितृस्थानीय परिवार हो गया कि विवाह के बाद पत्नी अपने पति के माता पिता के साथ रहती है। मातृस्थानीय हो गया विवाह उपरांत पति पत्नी के साथ पत्नी के माता पिता के निवास पर रहता है। नवस्थानीय हो गया कि परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद ना तो पति पक्ष के साथ और न ही पत्नी पक्ष के साथ रहते हैं, वरन अपना अलग नया घर बनाते हैं। मातृपितृ स्थानीय हो गया कि कई समाजों में नव विवाहित दंपत्ति पति या पत्नी में से किसी एक के साथ रहने को बाध्य नहीं होती, वरन दोनों में से किसी के साथ भी रह सकते हैं। मामा स्थानीय, जिसमें नवविवाहित दंपत्ति पति की माँ के भाई अर्थात माता के परिवार में जाकर रहने लगते हैं। द्विस्थानीय हो गया, कुछ स्थानों पर ऐसे परिवार भी देखने में मिलते हैं जहाँ विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्मों के परिवारों में ही रहते हैं। अधिकार के आधार पर हो गया पितृसत्तात्मक, जहाँ परिवारों में सत्ता एवं अधिकार पिता से चलते हैं, और मातृसत्तात्मक, जहाँ परिवारों में सत्ता और अधिकार माता के से निर्धारित होते हैं। उत्तराधिकार के आधार पर हो गया पितृमार्गी और मातृमार्गी। पितृमार्गी में उत्तराधिकार के नियम पितृवंशीय होंगे और मातृमार्गी में उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर तय होंगे। वंश नाम के आधार पर पितृवंशीय, जहाँ वंश पिता से चलेगा, मातृवंशीय जहाँ वंश माँ से चलेगा, उभयवाही जहाँ वंश परिचय वंशानुगत संबंधों पर निर्भर न होकर सभी निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। विवाह के आधार पर हो गया एक विवाही, जहाँ एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है। बहुविवाही में हम बहुपत्नी देखते हैं, जहाँ एक पुरुष की ज़्यादा पत्नियाँ होंगी। बहुपति में एक स्त्री के ज़्यादा पति होंगे। परिवार के कुछ अन्य स्वरूप हैं। जन्म मूलक परिवार, वह परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है, तो वो हो गया आपका जन्म मूलक परिवार, तथा उसका पालन पोषण भी वहीं होता है। प्रजनन मूलक परिवार, ऐसा परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं करता है। इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। समरक्त परिवार,
लिंटन ने परिवार के 2 प्रकार बताए, समरक्त और विवाह संबंधी परिवार। समरक्त परिवार में सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं और कोई भी विवाह संबंधी उसमें नहीं रहता। जैसे नायर परिवार जो कि मातृसत्तात्मक में पति यदा कदा ही अपनी पत्नी के यहाँ आकर रहता है। विवाह संबंधी परिवार, ऐसे परिवारों में रक्त संबंधी या विवाह संबंधी दोनों ही पाए जाते हैं, किंतु मुख्य जो रक्त संबंधों पर दिया जाता है। तो आज हमने विवाह का अर्थ, परिभाषा और विवाह के स्वरूपों की बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में संयुक्त परिवार का अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं की बात करेंगे। धन्यवाद।